हेलो। ओके। चलिए दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मैं राहुल पालीवाल आप सभी का अपने परिवार RWM में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। जल्दी से जुड़ जाइए। सभी को राम राम, गुड इवनिंग। वेरी गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार बच्चा लोग। आप सभी को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माइक। चलिए, नमस्कार, आ जाइए जल्दी से। स्वागत है आप सभी का। मैं राहुल पालीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ, सभी प्यारे भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी गुड। जल्दी से आप जुड़ जाएं ताकि हम क्लास शुरुआत करें। आज थोड़े से बच्चे कम दिख रहे हैं रक्षाबंधन के कारण। चलिए, बहुत प्यार दे रहे हैं आप, उसके लिए शुक्रिया। जुड़ जाइए जल्दी से। वेरी गुड। चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और क्लास को शुरू करेंगे, क्योंकि फिर जैसे ही एंड आता है आप लोग बोलते हो भैया अब क्लास छोड़ दीजिए, है ना। तो हम थोड़ी सी शुरुआत करने जा रहे हैं, क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो आज क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कोशिका पढ़ा, है ना। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि कोशिका विभाजन होता क्यों है। आप इसको बिल्कुल वैसे समझिए जैसे हमारे घरों में बंटवारे नहीं होते, है ना। बिल्कुल हम वैसे ही पढ़ेंगे। चलिए, तो आज मैं कुछ उस तरह से आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, एक्चुअल में कोशिका विभाजन होता क्या है, सेल डिवीजन होता क्या है। चलिएगा, आपके जो भी ब्लड से रिलेटेड डाउट है बेटा, आप डाउट ग्रुप में मुझे मैसेज कर दिया करें, मैं उनके सारे रिप्लाई देता हूं, है ना। और आप चाहें तो अगर आपके वहां नहीं हो तो आप मुझे पर्सनल भी वहां पर मैसेज करते हैं तो मैं उनके रिप्लाई देता हूं। तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके जो भी संशय हो। हालांकि डाउट ग्रुप में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, है ना। चलिए, अब हम शुरुआत करेंगे नए टॉपिक की। सेल डिवीजन हमारे टॉपिक का नाम है, कोशिका विभाजन है। मैं अब सीधा यहाँ पर कुछ समय तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपके कमेंट देखूंगा, तब तक नहीं देखूंगा। चलिए, है ना, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन है ना। मैं पहले ये समझा देता हूं कि ये होता क्यों है कोशिका विभाजन। आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा जन्म लेता है कितना सा होता है, अधिकतम 2-3 किलो का, है ना। कितना? 2-3 किलो का। अब वो 2-3 किलो का जो बच्चा होता है ना, वो धीरे धीरे हमारी तरह क्या बन जाता है, दानव बन जाता है बेटा। ये कैसे हो गया? हमारे शरीर में ऐसा क्या हो रहा था कि वो हमारी तरह दानव बन गया, है ना। हमारा शरीर ग्रोथ करता है, 60-70 किलो, 80 किलो, कोई कोई तो 100 किलो तक निकल जाते हैं। अब ये जो 100 किलो तक का वजन पहुंच गया ना, वो 100 किलो का वजन कैसे हो जाता है? अब ये सारी चीजें कैसे होती है? ये हमारे शरीर में एक प्रोसेस होती है बेटा, उसे कहते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। वो बच्चा, एक प्रश्न आया था कि एग्जाम में, कि एक 2 महीने का बच्चा जब वो 4 महीने का होता है अपना वजन 2 गुना कर लेता है, कैसे? उसमें एक ऑप्शन था माता के दूध के कारण। अरे भैया हाँ, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता, वहां प्रोटीन मिलेगा। लेकिन सेल की संख्या कैसे बढ़ी? सेल की संख्या बढ़ती है बेटा कोशिका विभाजन से। काई से बढ़ती है? कोशिका विभाजन से। समझ में आया? तो हमारा जो शरीर ग्रोथ कर रहा है ना, वो भी कोशिका विभाजन से। आपने देखा होगा, आपको कभी चोट लगी होगी। अरे हाँ भाई, हम मानव ही हैं, लेकिन समझिए तो सही, है ना। समझाने के लिए कह रहे हैं। देखिएगा, अब देखो क्या होता है आगे। कुछ ना बड़े भावनात्मक विचार वाले बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल थोड़ा सा कुछ समझाने के लिए, जैसे मैंने खुद को ही कहा कि इतने बड़े दाने हो जाते हैं, वो फालतू में लोड ले रहे हैं। नहीं सर, हम मानव हैं। हाँ, हर इंसान दानव ही होता है, ठीक है। चलिए, आ जाओ इधर, शुरुआत करते हैं। अब देखो होता क्या है, हमें चोट लगती है तो धीरे धीरे वो घाव भर जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो वहां पर भी क्या हुआ, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी, तो राइबोसोम बहुत अच्छे से काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ बेटा कि वहां पर
है ना। उसके बाद वहां पर सेल डिवीजन चलने लगा। सेल डिवीजन जैसे जैसे चलता गया तो हमारी सेल्स क्या हो गई, पूरी तरह से उसको रिकवर कर दिया। आपकी कंप्यूटर की क्लास आज नहीं रहेगी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सेल डिवीजन होते क्यों है, कोशिका विभाजन होते क्यों है, ताकि हमारे शरीर को ग्रोथ मिल सके और हमारे ग्रोथ को आगे की ओर बढ़ा सके। मतलब एक सीधी सी बात, एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे एक परिपक्व हो जाता है हमारी तरह। भाई ना आप दानव हैं ना हम दानव हैं, समझाने के लिए बताना पड़ता है ना। समझ आया। वो छोटा बच्चा कितना प्यारा होता है, उसे हर कोई लेके घूमना चाहता है। जब वो हमारी तरह हो जाते हैं तो कोई पूछता नहीं है, तो दानव ही हुए ना। चलो देखिएगा, मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूं। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की खोज किसने की, उनका नाम है वीरचाउ। किसने खोजा, वीरचाउ। तो कोशिका विभाजन की खोज किसने की, मैं आपको बहुत इजीली इसको याद करवा दूंगा। देखो आप मान लीजिए आप चाउमीन खा रहे हो, आपके दोस्त वीर ने देख लिया, अब वो आएगा तो क्या होगा, विभाजन होगा। क्या होगा, विभाजन होगा, है ना। बेटा खुश वगैरह कुछ नहीं है, होता क्या है कि कभी कभी थोड़ा सा समय लगता है एक टीचर को एक बच्चे के साथ जुड़ने के लिए। तो मेरी शुरुआती दौर थी 2-3 क्लासेस, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगा। अब इसी अंदाज में आप मुझे पाएंगे बिल्कुल, है ना। चलिए देखना, बेटा वापस से अपना रिफ्रेश कर लो। चलिए वीरचाउ किसने खोजा है, वीरचाउ ने। अब देखो जो वीरचाउ है इन्होंने सेल डिवीजन को खोजा। आपका दोस्त है मान लीजिए वीर नाम का, जब वो आपको चाउमीन खाते हुए देखेगा तो वो क्या करेगा, वो आपके पास आएगा, फिर वो भी खाएगा, तो क्या होगा, विभाजन मतलब बंटवारा, डिवीजन होगा, क्योंकि आधा वो खाएगा और फिर आधा आप खाओगे। तो इस तरह से ध्यान रख लेना कि वीर चाउ जो है ना, वो चाउ, चाउ का मतलब चाउमीन, है ना, और वीर आपका दोस्त हो गया, और फिर क्या होगा, विभाजन। तो वीर चाउ ने कोशिका विभाजन की खोज की, है ना। फर्स्ट ऑब्जर्व सेल डिवीजन बाय वीरचाउ, या सेल डिवीजन डिस्कवर्ड बाय वीरचाउ, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। इतने पॉइंट को ध्यान रखना। अब आगे आ जाओ भाई साहब, एक बच्चा पूछ रहा है सर जो बोने रह जाते हैं उनका क्या होता है। बेटा मैंने हाइट का तो बोला ही नहीं, मैंने तो शरीर की वृद्धि का बोला। वृद्धि मतलब वजन की बात की, हाइट अलग चीज है। वहां एक क्या होता है, हार्मोनल चीजें होती है। माता पिता की हाइट कम होगी तो बेटे की भी कम रहेगी। चलिए सर आज अच्छे लग रहे हो, धन्यवाद बेटा, आ जाइए। नजरिए का फर्क होता है, आदमी तो रोज अच्छा लगता है। पीछे से टी शर्ट फटा है, नहीं बेटा वो है ना, इसकी केबल है साउंड वाले की, आ जाइए, माइक वगैरह सिस्टम है वो। चलिए कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है, प्रश्न आता है। तो देखो जो कोशिका विभाजन है, अगर ये प्रश्न आए ना कि कितने प्रकार का होता है तो 3, लेकिन उसमें अगर वो ये भाषा लिख दे कि कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन, प्रश्न समझ लेना, ये प्रश्न एसएससी में आया हुआ है ना, कि अगर वो ये पूछ ले कि कोशिका विभाजन मुख्य रूप से, ये वर्ड जब मिल जाए आपको, मुख्य रूप जब मिल जाए, मुख्य रूप से, या इंग्लिश में ये वर्ड रहेगा मैनली। मैनली कितने टाइप का होता है, मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है तो 2। वैसे कोशिका विभाजन के कितने प्रकार हैं, 3। ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 बेटा। लेकिन जब वो पूछता है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से सिर्फ समसूत्री और अर्धसूत्री, मतलब माइटोसिस और मियोसिस को काउंट करते हैं। मैं सब समझाऊंगा एक एक करके आपको। देखो बेटा कोशिका विभाजन के कितने प्रकार हैं, अगर प्रश्न ये आता है तो 3। लेकिन अगर ये लाइन जुड़ जाती है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं तो 2 होते हैं। मुख्य रूप से कोशिका विभाजन के 2 प्रकार होते हैं, एक समसूत्री मतलब माइटोसिस, एक अर्धसूत्री मतलब मियोसिस। चलिए मैं आपको सारी चीजें आगे समझाऊंगा, है ना। अब देखो सबसे पहले हम असूत्री विभाजन की बात करें। देखो यहां पर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं और इंग्लिश है, मैं दोनों समझाऊंगा। बच्चों आपको है ना, मैं अगर नहीं हंसूं तो भी दिक्कत होती है, हंसता हूं तो भी दिक्कत होती है। आप ही बताओ करे तो क्या करे आदमी, है ना। चलिए नंबर 1 आता है, उसे कहते हैं असूत्री विभाजन। बात समझ में आई, असूत्री। देखो मुख्य रूप से जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए याद रखना बड़ा आसान होता है। असूत्री जहां गुणसूत्र का कोई लेना देना नहीं होता, है ना। ए माइटोसिस जहां क्रोमोसोम का कोई लेना देना नहीं। समसूत्री मतलब जहां गुणसूत्र की संख्या समान बनी रहती है ना। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं। और अर्धसूत्री जहां गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, जिसे बोलते हैं मियोसिस। हम एक एक करके पढ़ते हैं, लेकिन पहले उनके मैं आपको याद करवा देता हूं किसने किसको खोजा। देखो मैंने अभी सबसे पहला प्रश्न आपको बताया, मैं प्रश्न आपको 100% साथ में करवाते जाता हूं, है ना। नंबर 1 प्रश्न,
पहला प्रश्न क्या बताया मैंने कि सेल डिवीजन को किसने खोजा? अरे भाई कोशिका विभाजन, विभाजन काई में हुआ था? चाउमीन में, वीर चाउ ने खोजा। दूसरा प्रश्न, कोशिका विभाजन के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, है ना। तीसरा प्रश्न, फिर मैंने बताया मुख्य रूप से कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, 2 होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिर मैंने आपको यह बताया कि भाई असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। अब अगले 3 प्रश्न बता रहा हूं, अगले 3 प्रश्न बता रहा हूं। पहला आता है असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस को किसने डिस्कवर किया? तो देखो, असूत्री जहां सूत्र ही नहीं हो, जहां किसी से अपने को कोई लेना देना ही नहीं हो, एमाइटोसिस तो उसको किसने किया? रे मक। किसने किया? रे मक। रे मक, डिस्कवर्ड बाय रेमक। अब देखो समसूत्री, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की? समसूत्री जहां गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है? समान, इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस। वहां आता है वॉल्थर फ्लेमिंग। किसने की थी? वॉल्थर फ्लेमिंग के द्वारा। ये सन आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा बेटा, नाम जरूर याद रखना। सन मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा याद रखना है। क्या होता है बेटा, अभी मैंने पढ़ाना शुरू किए 10 दिन हुए हैं और एक बच्चे पूछ रहे हैं सिलेबस कब खत्म होगा। बेटा आपकी एग्जाम के 10 या 15 दिन पहले हम आपका सिलेबस पूरा करवा देंगे, निश्चिंत रहें। इनमें से बेटा एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री, ये 2 मुख्य होते हैं, है ना। नंबर 1 और नंबर 2 ये मुख्य वाले, है ना, असूत्री। अब देखो वॉल्थर फ्लेमिंग ने खोजा। किसने खोजा? वॉल्थर, है ना। अब जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? बॉल कर। और बॉल कैसी फेंकनी पड़ती है? एक समान। तो समान मतलब समसूत्री, है ना, क्योंकि अगर समान नहीं फेंकोगे तो वाइट हो जाएगी। तो एक समान, है ना, बॉल कर, वॉल थर, बॉल थर, बॉल थर, है ना। तो वॉल्थर फ्लेमिंग ने किसकी खोज करी है? समसूत्री विभाजन की, माइटोसिस की। तो माइटोसिस सेल डिवीजन डिस्कवर्ड बाय वॉल्थर फ्लेमिंग। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वाले, समसूत्री विभाजन की खोज वॉल्थर फ्लेमिंग ने की है। ओके, चलिए भैया जी राखी बंधवा लीजिए, पहुंचा देना बेटा, है ना, पहुंचा देना यहां पर। चलिए फिर आता है अर्धसूत्री विभाजन, है ना। मियोसिस सेल डिवीजन को किसने खोजा? मियोसिस सेल डिवीजन की खोज किसने की है? देखो बहुत इजीली इसको अच्छे से समझ जाओगे ना, यहां 2-3 नाम आते हैं बेटा। देखो खोजा किसने, नाम क्या है? अर्धसूत्री। तो आप इसको ऐसे याद रखना, मैं यहां लिख देता हूं, आधे बीज, आधे बीज फॉर्मर ने मूली के बोए। ये आपकी क्या हो गई? ट्रिक हो गई। आधे मतलब अर्धसूत्री विभाजन बेटा, आधे का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। बीज मतलब बीजमेन, बीज मतलब बीजमेन, इंग्लिश में इसको विजमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजमेन, है ना, लेकिन लिखने में बीज ही आएगा, है ना। ये वाइजमेन नहीं बोलेंगे, विजमेन बोलेंगे। तो व को यहां पे ब ही प्रोनाउंस करते हैं, ध्यान रखना। तो विजमेन, है ना। तो आधे बीज, बीज मतलब क्या हो गया? बीजमेन। तो अर्धसूत्री विभाजन को खोजा किसने? तो विजमेन ने। तो यहां मैं लिख देता हूं डिस्कवर्ड, है ना। तो बीजमेन ने क्या करी है? खोज करी है। क्या करी है? खोज करी है ना। डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर्ड किसने किया? बिजमेन ने किया। ये पॉइंट ध्यान रखना। नाम दिया है फार्मर और मुरे ने। तो देखो आधे का मतलब हो गया अर्धसूत्री विभाजन, मतलब मियोसिस सेल डिवीजन, है ना। बीज मतलब हो गया बीजमेन, फार्मर ने मूली के बोए। आधे बीज जो फार्मर है ना, जो किसान है, उसने मूली के बो दिए। तो आधे का मतलब अर्धसूत्री, बीज मतलब बीजमेन, फार्मर ने मूली के, तो फार्मर हो गया, और मूली से याद रखना मुरे हो जाएगा। तो आधे बीज फार्मर ने मूली के बोए। याद हुआ कि नहीं? जल्दी से यस सर करके बता दो। आगे बढ़ता हूं फिर मैं, अगर इतना याद हो गया हो तो जल्दी से बता दो आगे। बेटा वर्कशीट नहीं लाऊंगा मैं, हर संडे को आपको बकायदा जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, वो साथ में एसएससी के कुछ प्रश्न और साथ में कुछ रेलवे के प्रश्न, मतलब जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, मैं वही संडे को लेकर आऊंगा। उस पर काम चल रहा है ना। तो थोड़ा सा समय लगता है बेटा, क्योंकि पूरा प्रश्न बनाने में, उनको छांटने में, उनको टॉपिक वाइज लाने में समय लगता है। थोड़ा सा उस पर काम डेली चल रहा है। ओके, तो है ना, आप डेली जो वर्कशीट मांगते हो मैं उससे अच्छा कंटेंट दूंगा, आप मत परेशान होइए उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अब अगली स्लाइड आती है।
अब आता है ए माइटोसिस डिवीजन, असूत्री विभाजन। देखो नाम में स्पष्ट है हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों, ए माइटोसिस, ए मतलब अ लग गया, असूत्री, जहां सूत्र का कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रॉसबर्गर कौन है? वैज्ञानिक का नाम है बेटा। अरे कुछ नहीं है रे, ये देख यहां लिखा है ना स्ट्रॉसबर्गर। इस आदमी ने सिर्फ क्या करा, इसके ऊपर स्टडी करी। क्या होता है, ये नाम मैंने यहां इसलिए लिखा है कि होता क्या है, जब एक दो दिन हो जाते हैं ना तो वो किसी बुक से पढ़ते हैं। जब बुक से पढ़ते हैं तो वहां ये नाम मिलता है कि स्ट्रॉसबर्गर ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज करी, जो बिल्कुल गलत है। पॉइंट समझ में आया? इसलिए मैंने यहां स्ट्रॉसबर्गर अलग से लिख दिया है कि इसने अध्ययन करा है मियोसिस के बारे में। बाकी खोज किसने करी है? बिजमेन, है ना, बिजमेन के द्वारा की गई है, वाइजमैन के द्वारा की गई है। पॉइंट ध्यान रखना। बायोलॉजी के 4 प्रश्न आते हैं, फिजिक्स के 2 और केमिस्ट्री के 2, लगभग 7 से 8 प्रश्न आपके आते हैं। चलिए, है ना, तो स्ट्रॉसबर्गर ने सिर्फ स्टडी करी है। ओके, मुझे महत्वपूर्ण लगा नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। आ जाइए, एमाइटोसिस डिवीजन, असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, देखो यहां क्या होता है, मैं पहले एक स्लाइड में आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये सेल है ना, ये क्या है? कोशिका। ये कोशिका है बेटा, सेल है, और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, मतलब केंद्रक भी होगा। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। है ना, तो ये जो सेल है ना, ये सेल क्या करेगी, ये 2 भागों में बटेगी। कितने भाग में? 2 भागों में। और लेकिन ये 2 भाग में बढ़ती है, लेकिन यहां इन क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? गुणसूत्र, है ना, गुणसूत्र। इनका यहां, है ना, कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं है। अरे जब गुणसूत्र का काम ही नहीं है, इसीलिए जब सूत्र का कोई काम ही नहीं है, इसीलिए बोलते हैं इसे असूत्री विभाजन, ए माइटोसिस। क्या बोलते हैं? ए माइटोसिस, असूत्री विभाजन या ए माइटोसिस। कि सर इसमें फिर होता क्या है? इसमें यह होता है बेटा कि एक कोशिका लंबी होकर 2 भागों में टूट जाती है। पिछली बार का एक प्रश्न मैं आपको यहां से बताऊंगा, है ना। चलिए देखो, यहां पर प्रश्न ये आया था कि देखो मैंने लिखा हुआ है, मात्र कोशिका का केंद्रक 2 भागों में बट जाता है। इसके बाद कोशिका द्रव्य में संकुचन प्रारंभ होता है, कोशिका द्रव्य का बनना, है ना, बटना। लेकिन इसमें कौन भाग नहीं लेता? केंद्रक। कौन भाग नहीं लेता? केंद्रक। मैंने स्पष्ट लिखा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको डायग्राम में बेटा भी समझाया था। देखो कि यहां पर गुणसूत्र भाग ही नहीं ले रहा, गुणसूत्र काय में होता है? केंद्रक में। तो यहां पर केंद्रक भाग नहीं लेता है, केंद्रक भाग नहीं लेता है। जब केंद्रक ही भाग नहीं लेगा ना, जब केंद्रक न्यूक्लियस पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा ना, तो गुणसूत्र भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अरे जब तुम्हारे घर पे कार्ड आता है ना, तो पिताजी का नाम रहता है, और जब पिताजी का आए तो तुम जा सकते हो, लेकिन जब पिताजी का ही नाम नहीं आया तो तुम कहां, तुम्हारा नाम कहां से आएगा? समझ में आया? ये वाली चीज होती है ना। तो जब केंद्रक ही खुद भाग नहीं ले रहा है तो गुणसूत्र कहां से लेगा? हाँ, मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं बेटा। धन्यवाद बताने के लिए। आगे आ जाओ, पढ़ लेते हैं। अब यहां देखो, द न्यूक्लियस ऑफ द मदर सेल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भाग में बढ़ जाता है। ये भी मैंने हिंदी में भी बताया। आफ्टर दिस, ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट द साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस डज नॉट पार्टिसिपेट। ये मैंने हिंदी में बताया, केंद्रक भाग नहीं लेता। इसके उदाहरण एग्जाम में सीधे पूछते हैं कि अमीबा में कौन सा विभाजन होता है, तो आंसर बनेगा असूत्री, है ना। और असूत्री का भी टाइप पूछ ले तो फिजन, विखंडन। विखंडन मतलब क्या? 1 से 2 में टूट गए, 1 से 2 में टूट गए। सर कौन सा टॉपिक है ये? चरण कहां है तुम्हारे? चरण कहां है तुम्हारे? कुछ तो भी काय काय में होता है। एक तो जीवाणु में, जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? प्रश्न पूछे तो असूत्री। अमीबा में कौन सा होता है? असूत्री। असूत्री में भी कौन सा होता है? फीजन मतलब विखंडन। कवक मतलब फंगाई, फंगी बोल देता हूं।
फंगी में भी कौन सा विभाजन होता है बेटा? तो फंगी में भी कौन सा होता है? ए माइटोसिस या असूत्री, है ना। और इंग्लिश में फिर क्या आता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में भी कौन सा विभाजन होता है बेटा? असूत्री। ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में बोलते हैं इसे नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल में भी कौन सा विभाजन होता है बेटा? है ना, तो असूत्री विभाजन होता है। इतनी चीजें समझ में आई? जल्दी से देखो। अमीबा ये रहा, और अमीबा में कौन सा होता है? असूत्री विभाजन। उदाहरण पढ़ा रहा हूं ना, असूत्री समसूत्री तो पढ़ाया ही नहीं मैंने, ना सूत्री पढ़ाया। समसूत्री को ही सूत्री कहते हैं बेटा, साफ सुथरी नहीं, समसूत्री। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना नोट डाउन तो कर लिया होगा, इतना समय ही दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा अब मैं, है ना। समसूत्री विभाजन, समसूत्री का मतलब यह होता है कि जहां गुणसूत्र भाग भी लेते हैं। कौन भाग लेता है? गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम भाग लेता है, गुणसूत्र भाग लेता है ना। लेकिन उनकी संख्या कैसी रहती है? संख्या मतलब नंबर समान होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर इक्वल। अब देखो किसने खोजा? वॉल्थर फ्लेमिंग ने। कभी कभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आपको वॉल्थर, वो क्या करेगा, इसको टीईआर को टर कर देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वही नाम है। वॉल्थर कर दे या वो गूगल ट्रांसलेट करेगा तो उसको वॉल्टर कर देगा। मैंने दोनों नाम देखे हैं। फिर बच्चे आते हैं, सर एक जगह थर था एक जगह टर था। अरे वही होता है थर टर, है ना, ध्यान रखना। तो वॉल्थर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन को खोजा। ओके, चलिए इतनी चीज समझ में आई। अब पहला प्रश्न तो मैंने आपको ये गिनवाई दिया था कि समसूत्री विभाजन को किसने खोजा। अब इसके बाद नहीं, रेलवे ग्रुप डी के लिए काफी नहीं है, उसमें थोड़ा और डीप पढ़ना पड़ता है। आ जाओ इधर, है ना। ये कहां होता है? सोमेटिक सेल, कायिक कोशिका में। इंग्लिश में आएगा सोमेटिक सेल। पूछेंगे समसूत्री विभाजन माइटोसिस सेल डिवीजन कहां होता है? इंग्लिश मीडियम वालों आपका आंसर रहेगा सोमेटिक सेल। हिंदी मीडियम वालों आप सब बताऊंगा बेटा न्यूक्लियस कैसा आएगा, मैं सेल डिवीजन ही करके दिखा दूंगा तुमको यहां। और कोई दिक्कत? चलो, कायिक कोशिका में होता है। कहां होता है? कायिक कोशिका। इसको क्या कहते हैं? तुमने एक लाइन सुनी होगी बचपन में, मत कर काया पे अभिमान। ये काया, ये क्या है? काया। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हम ही पढ़ाएंगे। काया जानते हो ना? क्या नहीं जानते? एक तो तुम है ना फालतू मैसेज करते हो, पर पूछते हो वो नहीं बताते हो। काया जानते हो? नहीं जानते? मैसेज ही नहीं आ रहे आप लोगों के। बेटा साइंस कभी नहीं बदलता, है ना। आप कहीं से भी साइंस अगर पढ़ रहे हो ना, उसमें यह नहीं होता है कि ये वाला साइंस आएगा तो समसूत्री विभाजन में वाल्थर फ्लेमिंग आएगा, ग्रुप डी की एग्जाम आएगी तो वहां वाल्थर फ्लेमिंग की जगह कोई और आ जाएगा। सबके लिए साइंस सेम ही होता है बेटा, थोड़ा कम ज्यादा होता है बस, है ना। होता है ना, जैसे घर में रोटी बन रही है तो कोई मेहमान आ जाएगा तो भी गेहूं के आटे की रोटी बनेगी, तुम आओगे तो भी गेहूं के आटे की रोटी बनेगी, वो घी का अंतर आ जाता है बस। क्या बात करते हो, इसमें ये साइंस आएगा कि नहीं आएगा? चलो, तो ये जो काया होती है ना, तो इस शरीर की कायिक कोशिका, तो कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। मैं आपको 2 मिनट में हमारे शरीर में जहां जहां विभाजन होते हैं ना सब बता देता हूं। देखो स्लाइड एड करते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे शरीर की जनन कोशिका कौन सी कोशिका? जनन कोशिका। प्रश्न ध्यान से देख लेना। इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव
लेयर या सेल। ओके, ये नाम आ जाए। अगर तुमसे बोले कि जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री। कौन सा होता है? अर्धसूत्री, मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। लेकिन अगर तुमसे यह पूछ ले, इसके अलावा मानव का कोई भी अंग दे दे, मानव का कोई भी अंग, है ना, एनी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, बेटा इसके अलावा कुछ भी दे दे, वहां एक ही विभाजन होगा, समसूत्री, माइटोसिस। वहां कौन सा होगा? माइटोसिस। जैसे अगर तुमसे पूछा कि अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है, तुम्हारा एक ही आंसर होगा, वन एंड ओनली, सिर्फ इसके अलावा कहीं नहीं होता है अर्धसूत्री विभाजन, जनन कोशिका में। वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए घुमाएगा। कैसे घुमाएगा? वो कल को तुमसे पूछेगा कि बताओ बच्चों, अंडाणु में कौन सा होता है? अंडाणु बोलते हैं ओवम को। वो पूछेगा बताओ बच्चों, शुक्राणु में कौन सा होता है? शुक्राणु इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। तो तुमने जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु नाम सुना ना, तुम क्या बोलोगे? जनन कोशिका। अरे नहीं, यहां भी कौन सा? समसूत्री। अभी बोला ना, इसके अलावा कोई भी नाम आ जाए, वहां कौन सा होगा? अंडाणु और शुक्राणु में कौन सा विभाजन होता है, यह प्रश्न बोला है। मैंने ये नहीं बोला कि अंडाणु और शुक्राणु कौन से विभाजन से बनते हैं। प्रश्न की भाषा सुन लेना मेरी। मैंने प्रश्न ही बोला कि अंडाणु और शुक्राणु में कौन सा विभाजन होगा, तो में तो समसूत्री होगा भाई। लेकिन अगर यह आ जाए कि ये किस विभाजन से बने हैं, तो अंडाणु और शुक्राणु का बनना, है ना, ये बनते किससे हैं? तो ध्यान रख लेना, अरे सॉरी, है ना, ये बनना तो अर्धसूत्री विभाजन से, है ना। या हिंदी में भी, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो शुक्राणु और अंडाणु कौन से विभाजन से बनते हैं? अरे बनना पूछे तो अर्धसूत्री, और उनमें कौन सा होता है? तो समसूत्री, मियोसिस एंड माइटोसिस। अंतर ध्यान रख लेना बेटा, अंतर ध्यान रख लेना। शुरू से बताऊं, अगर तुमसे प्रश्न ये पूछे कि अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है, जनन कोशिकाओं में। इसके अलावा, है ना, ध्यान रख लेना, मियोसिस, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्टिव लेयर या सेल में होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता। इसका एक ही आंसर होता है, अर्धसूत्री कहां होता है। लोकेशन पूछे ना जब जब, तो हमेशा यही आंसर होगा, इसके अलावा कोई जगह है ही नहीं हमारे शरीर में, एक ही जगह होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है? तो जनन कोशिकाओं में, बस इसका एक ही आंसर है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि अर्धसूत्री विभाजन से कौन सी कोशिकाएं बनती हैं, कौन सी सेल बनती हैं, तो अंडाणु और शुक्राणु बनती है। बात समझ में आई? चलिए फिर से ही तो बता रहा हूं बेटा। अगर ये पूछे कि समसूत्री विभाजन कहां होता है, अरे हमारे में चोट लग जाए तो समसूत्री विभाजन होता है, एक बच्चा बड़ा हो रहा है तो समसूत्री विभाजन होता है। शरीर की कायिक कोशिकाओं में कहां होता है? कायिक, है ना। ये हालांकि इधर आ गया है ना, कहां आ गया है? ये देखो, शरीर की कायिक कोशिका में। कहां पर? कायिक कोशिका में, सोमेटिक सेल में। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री होता है। अगर यह पूछे कि अंडाणु में कौन सा विभाजन होता है, शुक्राणु में कौन सा विभाजन होता है, तो समसूत्री। लेकिन मैंने आपको यहां यह बताया था, अंडाणु शुक्राणु का बनना। बेटा इस वर्ड पे फोकस करो, यहां मैंने बनना लिखाया, न कि इनमें होना दिखाया। अगर इतनी चीजें तुमको समझ आ गई तो मुझे बताओ, अभी तो बताया बेटा, अर्धसूत्री विभाजन से अंडाणु और शुक्राणु बनते हैं। अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो यस कर दो, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। अरे मैं सब बताऊंगा, मेटाफेस, प्रोफेस, टीलोफेस। अभी तुम ये तो समझ लो कि होता क्या है। तुमको यही नहीं पता, बात सबसे पहले ब्याह के पहले सगाई करनी पड़ती है, तो मैं तुमको वही तो बता रहा हूं। तुम डायरेक्ट कह रहे हो हमारे फेरे करवा दो, कैसे करवा दूं? 4,000 बच्चा अभी चल रहा है बेटा लाइव, छुट्टी है इसलिए, है ना। मतलब क्या है कि छुट्टी इसलिए है कि उनने छुट्टी मनाई है, मैंने नहीं मनाई।
मैं तो आपके लिए आज भी खड़ा हूं। देखो क्या है, आप बोल रहे हो ना प्रोफेस पढ़ा दो सर, मेटाफेस पढ़ा दो। बच्चा मेरे साथ 70 के लोग हैं, कुछ आर्ट्स वाले हैं, कुछ कॉमर्स वाले हैं, किनका मैथ्स रहा है। मुझे सबको लेकर चलना है। आप सब मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो। मैं चाहता हूं कि सबको समझ आए। आई बात समझ में? चलिए, अगर इतनी चीजें समझ गए तो मैं वापस से पुरानी स्लाइड पे आता हूं। इतनी चीज, समसूत्री विभाजन की खोज वॉल्थर फ्लेमिंग ने की है, ये मैंने आपको बताया 1882 में। जब सन नहीं याद रखना है तो छोड़ देना, लेकिन ये जरूर याद रखना वॉल्थर फ्लेमिंग ने की है। सोमेटिक सेल या कायिक कोशिकाओं में होता है, निरंतर चलने वाला एक जटिल प्रक्रम होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होती है जो बहुत लंबे समय तक चलती है ना। ये पॉइंट ध्यान रखना, नहीं भी रखोगे तो ये प्रश्न नहीं आता कि निरंतर चलता है, ये चलता है, ये कोई लाइनें नहीं आती लेकिन बतानी पड़ती है ना। वो होता है ना ब्याह में अपन 200 कार्ड छपा लेते हैं, 10-20 अपन ऐसे ही दिए आते हैं, अपने मालूम आएगा तो यूं भी नहीं, तो ये उसी प्रकार का है। चलो, अब आते हैं दो वैज्ञानिक, एक आता है हार्वर्ड और एक आता है पेल्फ, है ना। एक आता है हार्वर्ड और एक आता है पेल्फ। चलिए, तो हार्वर्ड और पेल्फ के अनुसार ये प्रश्न आता है कि हार्वर्ड और पेल्फ ने विभाजन की कितनी अवस्थाओं को दर्शाया। किसने? हार्वर्ड और पेल्फ ने विभाजन की कितनी अवस्थाओं को दर्शाया है, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो 4 स्टेज है। कितनी है? 4 पार्ट्स ऑफ सेल डिवीजन। हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं है इसलिए लिख देता हूं। ओके, 4। कितने प्रकार हार्वर्ड और पेल्फ ने कितने दर्शाए हैं? 4। ये वैज्ञानिकों के नाम है, हार्वर्ड और पेल्फ। हार्वर्ड, है ना, तुम कहते हो ना हार्वर्ड, याद ही नहीं होता, है ना। हार्वर्ड, पेल्फ, इनने कितनी अवस्था दर्शाई? 4 अवस्था। चलिए, पहली आती है जीवन। कौन सी आती है? जीवन। यही वाला जीवन हो ना, वो वाला नहीं जो तुम्हारा खराब चल रहा है अभी, है ना, लेकिन वर्दी के बाद सुधर जाएगा, ये ध्यान रखना, है ना। एक परिवार में एक ऐसा लड़का होता है जिसको अपनी जिंदगी तपानी पड़ती है। अगर वो तप गया ना तो समझ लो आगे आने वाले कितनी पीढ़ियां सही हो जाएंगी। चलिए, पहली कौन सी आती है? जीवन अवस्था। कौन सी आती है? जीवन अवस्था। जीवन अवस्था, ये नहीं, ये वाली जीवन नहीं, जीवन दूसरा, है ना, ध्यान रखना, वो जीवन दूसरा, ये वाला जीवन, है ना, इस तरह से लिखेंगे, जीवन अवस्था। ओके, तो ये जीवन फेज बोलते हैं इसको। देखो जीवन में क्या होता है, यहां पर आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है? सीधा सा प्रश्न आया हुआ एसएससी के अंदर। उन्होंने पूछा था कि किस अवस्था से विभाजन प्रारंभ होता है, ये वाला प्रश्न आया था, और आंसर था आपका G2। क्या था? G2। ये वाला प्रश्न आया हुआ है ना, कि एसएससी सीएचएसएल में कि विभाजन कहां से प्रारंभ होता है। मैंने यहां लिखा हुआ देखो, स्टार्टिंग ऑफ डिवीजन, है ना, विभाजन प्रारंभ होता है, हिंदी में लिख दूंगा मैं यहां पर। देखो, जीवन अवस्था, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है? जीवन। अब आप सोच रहे होगे सर ये आरएनए और प्रोटीन क्यों चाहिए इनको? संश्लेषण मतलब बनाना होता है, क्यों चाहिए होता है? देखो ये क्या है, इनके पिताजी थोड़े से सख्त फैमिली वाले हैं। कैसी फैमिली आप समझना, है ना। इसको 2 मिनट के लिए मैं स्टॉप करता हूं ताकि आपको अगर कहानी समझ में आ गई तो आप कोई सा भी विभाजन पढ़ लोगे। कौन सी 4 अवस्था बताई हूं इन्होंने? नंबर 1 जीवन, नंबर 2 एस, नंबर 3 G2 और नंबर 4 एम। तो पहला जीवन अवस्था, एस फेस मतलब एस अवस्था, G2 अवस्था और एम अवस्था। इनको समझाने से पहले मैं कहानी समझाता हूं, है ना, उस कहानी को समझना बेटा। मान लीजिए ये हमारा राजू है ना? इस राजू के 2 लड़के हैं, एक काजू और दूसरा राम। ये राजू के 2 लड़के, एक का नाम काजू, एक का नाम राम। ये राजू के पास कितनी 100 बीघा जगह है ना, या 100 हेक्टेयर बोल लो, आधे को समझ नहीं आएगा। कितनी जगह है? 100 हेक्टेयर, है ना। अब होता क्या है, ये दोनों पहुंचते हैं किसके पास में? ये पहुंचते हैं दोनों, है ना, किसके पास में? एक पहुंचते हैं कि भाई काजू और राम पहुंचते हैं राजू के पास। कहां पहुंचते हैं? राजू के पास में। और जब ये राजू के पास पहुंचेंगे ना, तब क्या होता है, जब ये राजू के पास पहुंचते हैं और ये बोलते हैं कि पापा हमारा बंटवारा कर दो। क्या कर दो? बंटवारा कर दो। और जब, तो फिर राजू बोलता है कि भाई बंटवारा तो कर दूंगा, बंटवारा तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, कि मेरे पास जितनी जगह है ना उतनी तुम दोनों के पास होनी चाहिए, उतनी तुम दोनों के पास होनी चाहिए।
अब पिताजी के पास 100 है तो मतलब काजू के पास भी कितनी होनी चाहिए? 100 हेक्टेयर। और राम के पास भी कितनी होनी चाहिए? 100 हेक्टेयर। कितनी होनी चाहिए? 100 हेक्टेयर। अब देखो 50 के हिस्से करेंगे तो 2 ही होंगे ना, 50-50। लेकिन अगर इनको 100 चाहिए तो इनको क्या करना पड़ेगा? 100 बीघा और करना पड़ेगा, है ना? ना कुछ हो रहा होता, समझ में आया? इनको क्या करना पड़ेगा वापिस से? अब देखो होगा क्या कि अब राजू ने बोल दिया बराबर चाहिए। अब ये दोनों मेहनत करते हैं, ये मेहनत करेंगे और 100 बीघा खरीदने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे पिताजी हमने 100 बीघा खरीद ली। अब कितनी हो गई? 200। अब 200 हो जाएगी तो ये क्या होगा? खरीदी इन्होंने। और जब इन्होंने 100 बीघा खरीद ली ना, तो ये पिताजी के पास पहुंच गए कि पिताजी हमने खरीद ली है 100 बीघा, अब 200 हो गई, 100 आपके वाली और 100 हमारे वाली, अब वो बंटवारा कर दो। पॉइंट समझ में आया? तो फिर इनके पास कितनी हो जाएगी? 100। तो देखो पिताजी के पास कितने बीघा थी? 100। और काजू और राम के पास कितनी बीघा? 100। तो क्या पिता के समान या माता के समान इन दोनों के पास जगह है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है। अब इन दोनों के पास अगर जगह है तो देखो यह विभाजन कैसा हुआ? समसूत्री। समसूत्री मतलब पिताजी के पास कितनी थी? 100। पिताजी के पास कितनी थी? 100। बच्चों के पास कितनी हो गई? 100। कोई अंतर आया? नहीं आया। नहीं आया तो इसे ही बोलते हैं क्या? माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस समसूत्री। इसी तरह से अब जगह को हटा के गुणसूत्र लिख देते हैं। राजू के पास कितने गुणसूत्र थे? 46। तो उसके बच्चों में भी कितने गुणसूत्र हो गए? 46। आया समझ में? ऐसे विभाजन को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। अब तुमको अगर इसे भी समझ नहीं आ रहा है तो कैसे समझाऊंगे? आया समझ में? इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। आइए अब मैं आपको उधर समझाता हूं। अब यहां आरएनए और प्रोटीन इसीलिए बन रहा है क्योंकि आरएनए जो होता है और जो प्रोटीन, ये हमारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे उनको डबल करेगा। डबल क्यों करेगा? क्योंकि भैया बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चलिए फिर आता है एस अवस्था। कौन सी अवस्था? एस अवस्था। यहां डीएनए का, है ना, सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। तो देखो इसको याद रखना बड़ा आसान है। डीएनए का कौन सा मॉडल था? डबल हेलिक्स। डीएनए होता भी ड से डबल, ड से डीएनए। तो यहां भी ऐसे याद रखना, एस का मतलब क्या होता है? सेकंड। सेकंड मतलब क्या होता है? दो। दो मतलब डबल। तो एस अवस्था में किसका संश्लेषण होता है? डीएनए का। किसका होता है? डीएनए का। देखो बेटा, जो जीवन अवस्था होती है उसमें आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण इसलिए किया जाता है क्योंकि कोशिका जो है ना, वो अपने अंदर हर सेल की संरचना जो होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, उनको डबल कर रही होती। क्यों कर रही होती है? क्योंकि नाम क्या है? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन में सारी चीजें कैसी रहती हैं? समान रहती हैं। और वो किसकी बनी होती हैं? आरएनए और प्रोटीन की। इसलिए आरएनए और प्रोटीन का यहां संश्लेषण हो रहा है ताकि उनकी संख्या बढ़ सके। और डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस, मतलब डबल होता है। डी से डबल याद रख लो। एस का मतलब क्या होता है? सेकंड। सेकंड से याद रखना, एस फेज में किसका संश्लेषण होता है ना? एस फेज में किसका संश्लेषण होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है। और विभाजन प्रारंभ कहां से होता है? प्रश्न आए कि विभाजन प्रारंभ कहां से होता है? तो विभाजन कहां से प्रारंभ होता है बेटा? है ना, G2 अवस्था से होता है। कहां से होता है? G2 अवस्था से होता है। नहीं, जीवन अवस्था समसूत्री नहीं है। ये सारी समसूत्री अवस्था के ही भाग होते हैं, है ना। ये जो सारे पार्ट लिखे हैं ये समसूत्री के भाग हैं, है ना। मैंने अभी तक ये नहीं बोला, मैंने तो ये बोला समसूत्री विभाजन में गुणसूत्री की संख्या समान रहती है या सभी चीजों की संख्या समान होती है, उसीलिए ये काम चल रहा है। पॉइंट समझ में आया, है ना। चलिए, G2 अवस्था, यहां से विभाजन प्रारंभ होता है। ये एसएससी सीएचएसएल ने प्रश्न पूछा, बताओ आप। इतना सड़ा सा प्रश्न कि विभाजन कहां से प्रारंभ होता है, ये पूछा इसने। G1 और G2 अवस्था कोई सी भी समसूत्री नहीं है, ये समसूत्री अवस्था के भाग होते हैं, ऐसा हार्वर्ड और पेल्फ ने बताया। देखो मैंने यहां शुरुआत कहां से करी थी, ये देखो समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन के बाद मेरी अगली स्लाइड क्या आई थी, ये वाली, हार्वर्ड और पेल्फ। तो हार्वर्ड और पेल्फ के अनुसार जो विभाजन होता है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 होती हैं। जीवन को समसूत्री नहीं कहते, इनमें से किसी 4 अवस्थाओं को समसूत्री नहीं कहते। ये अवस्थाएं समसूत्री विभाजन के लिए होती हैं। पॉइंट समझ में आया?
चलिए, फिर आती है एम अवस्था। एम अवस्था में सेल डिवीजन होता है, मतलब विभाजन होता है, विभाजन होता है। अब आपको ये डाउट होगा कि सर विभाजन तो ऊपर प्रारंभ हो गया था, आप बोल रहे हो नीचे होता है, दोनों में से आंसर क्या होगा? अब देखो बेटा, G2 अवस्था से विभाजन प्रारंभ होता है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना है, तो तुम तैयारी कहां करते हो? बस स्टैंड जाके कि घर पे? नहीं, कहां करते हो? घर पे ही करते हो ना। तो यहां से विभाजन प्रारंभ हुआ है, मतलब तैयारी शुरू करी अपन ने, और यात्रा एक्चुअल में फिर अपन घर से निकलेंगे, बस स्टैंड जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या होती है? यात्रा शुरू होती है। पॉइंट समझ में आया? तो बस स्टैंड से यात्रा शुरू होगी, अपन बस में बैठेंगे, वहां से वहां तक तो नॉर्मल था। बेटा मैं हर चीज इंग्लिश में बोल रहा हूं, है ना। यहां जो नहीं है वो मैं साथ में लिख रहा हूं, जैसे डीएनए का सिंथेसिस ऑफ डीएनए, बस ऑफ नहीं लगाया। स्टार्टिंग ऑफ डिवीजन, विभाजन प्रारंभ होना। अब आप सोचो कि मैं सारी चीजें जो आपको समझा भी रहा हूं ना वो भी इंग्लिश हो जाए, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता बेटा, क्योंकि हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, इंग्लिश के भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको दोनों ही ढंग से नहीं आती। भारत के लोग हैं ना अपन। चलिए, इतनी चीजें समझ में आ गई। कोई छुट्टी नहीं है, मेरी क्लास रहेगी, मैं पढ़ाऊंगा आपको। इनको छुट्टी दे दो बस। एम फेज को, अब एम फेज में क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप घर से निकले, आप सोचोगे मैं पहले क्या करूंगा? रिक्शा लूंगा, फिर मैं बस स्टैंड जाऊंगा, फिर मैं उस बस स्टैंड से, मान लीजिए आपको दिल्ली से कहाँ जाना है? मुंबई जाना है। आप सोच रहे हो मैं दिल्ली से निकलूंगा तो पहले मैं जाकर के बस चेंज करूंगा, मैं एक काम करूंगा नागपुर पहुंच जाऊंगा, नागपुर से ट्रेन तक जाऊंगा, उसके बाद मैं मुंबई निकल जाऊंगा। तो जितने साधन होते हैं, तो एम फेज को कितनी अवस्थाएं होती हैं? प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज। अब कुछ बच्चों को इन चीजों को अभी याद मत रखना, मैं इनको डिटेल में कराऊंगा, अभी ये छोड़ दो, अभी अपन आगे चलते हैं, है ना। हाँ, जिसको लिखना है वो लिख लो, बाकी मैं छोड़ रहा हूं इसको। अरे भाई, सब चीज से क्वेश्चन आया, मेटाफेज अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो मैं कैसे बोल दूं कि मेटाफेज का क्वेश्चन आया है? जब तक शादी हो ही नहीं किसी की, वो अपने बच्चों को कैसे आधार कार्ड बनवा लेगा भाई? चलो, विभाजन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। मतलब जो कोशिका होती है ना, सेल, उसका जब विभाजन होता है तो दो विभाजन होते हैं। एक होता है केंद्रक का। किसका होता है? केंद्रक का। तो केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? इंग्लिश में प्रश्न पूछते हैं आपसे, है ना, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहां इंग्लिश में मैं लिख देता हूं साइड में, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इट्स कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। और एक हो जाएगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इट्स कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अगर केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है, हिंदी मीडियम वालों प्रश्न आएगा आपसे। अब केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस, है ना। और कोशिका द्रव्य, मतलब ये बचा हुआ जो हिस्सा है ना, इस बचे हुए हिस्से में किसका विभाजन होता है? यहां पर। तो यहां पर जिसका विभाजन होता है तो ये कोशिका द्रव्य हो गया। तो एक तो केंद्रक का विभाजन केरियो, है ना, केरियो, केरियो, है ना। वो कहता ना, मैं केरियो हूं, थने सुन ले, मैं केरियो हूं, तो केरियो, मैं केरियो, समझ गए ना। तो केरियोकाइनेसिस क्या होता है? केंद्रक का विभाजन। क्या होता है? केंद्रक का विभाजन। दूसरा आया कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं ना। तो बस साइटो, जहां जहां कोशिका वर्ड दिख जाए, कोशिका द्रव्य का क्या आ जाएगा? साइटोकाइनेसिस। केंद्रक, न्यूक्लियस, में केरियो, के से केंद्रक, में केरियो, केरियो मतलब केरियोकाइनेसिस। थर्ड क्या नहीं बताया मैंने? विभाजन के दो भाग पढ़ा रहा हूं मैंने, ये नहीं पढ़ाए हैं ये विभाजन के दो भाग होते हैं। मतलब कौन कौन विभाजन होते हैं? जैसे बंटवारे होते हैं ना घर में, तो एक घर का बंटवारा होता है, एक खेत का होता है। तुम्हारे पास जितने संसाधन होते हैं उसके बंटवारे होते हैं। तो ये बंटवारे के टाइप है बेटा, कोशिका विभाजन के टाइप अलग है, ये उनमें है। अब गणित में कैसे बताऊं रे? बताऊंगा, रुक जाओ, गुणसूत्र आने दो, तुम्हारी गणित भी बताऊंगा मैं। चलिए आगे आ जाओ। अब विभाजन की टोटल 6 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? मतलब समसूत्री विभाजन की कितनी? समसूत्री विभाजन में 6 अवस्थाएं होती हैं, है ना। मैं यहां लिख देता हूं 6, पूरा इंग्लिश में लिख देता हूं, लो, 6 फेज ऑफ माइटोसिस डिवीजन।
विभाजन की कितनी अवस्थाएं बेटा? 6 अवस्थाएं। समसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 6। अब देखो मैं इनके हिंदी नाम भी लिख सकता था, मैं इनके हिंदी नाम भी लिख सकता था, जैसे प्रोफेस को पूर्वावस्था, मेटाफेस को मध्यावस्था, एनाफेस को अंतावस्था। ये नाम ही नहीं आते तुम्हारी एग्जाम में। तुम्हारी एग्जाम में क्या आता है मैं बताता हूं, है ना। ये जो इंटरफेस लिखा है ना, इसका हिंदी वो ऐसे लिखता है, इंटरफेस। लो, ले लो बाबा जी का ठुल्लू उनसे। मैं तो हिंदी में पढ़ा दूंगा, लेकिन वहां पर इस प्रोफेस को वो भाई साहब कैसे लिखते हैं? प्रोफेस। ये हिंदी हो गई उनकी, ये हिंदी हो गई उनकी। समझ आया? तो मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इन नाम को इसी में याद रख लें, ठीक है। हाँ, मैं इनके नाम लिख दूंगा बेटा हिंदी में। तो देखो, समसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं? 6 अवस्थाएं। अब मैंने इसके बाद जो डायग्राम है वो हाथ से बना रखा है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कोशिका विभाजन कैसा होता है। क्योंकि मैं एक एक यहां पे ड्रॉ करूंगा ना, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। मैंने पूरा विभाजन काई में कर दिया, ड्रॉ कर दिया हाथ से, तो हाथ से बना हुआ है। चलिए, इतनी चीजें अगर समझ आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें समझ आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां देखना, ये टोटल 6 अवस्थाएं। पहली अवस्था ये वाली, इसको मैंने क्या कहा? इंटरफेस, है ना। यहां लिख देता हूं इंटरफेस। मेरा आपसे निवेदन है बेटा, इन्हीं हिंदी नामों को याद रखिएगा। नहीं दिख रहा है तो ये लो। दिख गया अब? अभी भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी से बता दो कि अगर ये नहीं दिख रहा हो तो मैं फिर से पूरा हाथ से बना के बढ़ा देता हूं। चलिए, ओके, दिख रहा है तो शुरुआत करते हैं। ये अवस्था इंटरफेस है, इंटरफेस। अब आपको यहां पे एक कोशिका दिख रही होगी, है ना। इसे क्या कहा जाता है? ये सेल है। इसमें देखो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली, है ना। फिर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, है ना। फिर न्यूक्लियस, ये सेल हो गई मतलब कोशिका। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। सेल मेम्ब्रेन मतलब इतना तो जानते होंगे, कोशिका झिल्ली। न्यूक्लियोलस, इसका मतलब होता है केंद्रिका। और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। सेंट्रोसोम, याद आया? तारक काय, खोजकर्ता बावेरी, बावरी आती है, तारक काय, इसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। कोई दिक्कत नहीं बेटा, नहीं दिख रहा तो हटाओ, इतना लोड नहीं लेना जिंदगी में, अपन बना लेंगे। अपने को बनाना नहीं आता क्या? पहली अवस्था, ठीक। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ,
आपकी क्लास खत्म होने में 7 मिनट बाकी है, क्या मैं 10 एक मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूं? तो मैं ये शुरू करता हूं। अरे भाई ये मैंने हाथ से पढ़ाऊंगा आप, अगर मैं 10 एक मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो। हाँ, पेन का कलर मैं चेंज कर लूंगा। अगर आप चाहते हो कि अगर 10 एक मिनट सर एक्स्ट्रा पढ़ा दीजिए, अरे पेन का कलर मैं चेंज कर लूंगा भाई। अगर आप 10 एक मिनट एक्स्ट्रा पढ़ते हो तो मैं पूरा विभाजन समझाऊं, क्योंकि मैं 2-3 डब्बे समझाऊंगा और तुम्हारे 7 मिनट हो जाएंगे, फिर तुम ये बोलोगे कि सर कब छोड़ोगे, सर कब छोड़ोगे। देखो एक ये भी चीज है, ताजा मामला ताजा होता है, चोट लगे और इलाज करा लो ना तो जल्दी ठीक हो जाता है। तो अभी पढ़ लोगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि पुरानी कहानी सारी चीजें समझी हुई है। चलो आ जाओ, मैं समसूत्री विभाजन की 6 अवस्थाएं पढ़ा रहा हूं। किसकी? समसूत्री विभाजन की। ओके, ये हमारी सेल है, ये हमारी क्या है? सेल। हिंदी में बोले तो कोशिका। क्या है? कोशिका। ये हमारा केंद्रक है, न्यूक्लियस। ये हमारी केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस, है ना। ये हमारे क्रोमेटिन नेटवर्क है, हिंदी में बोले इन्हें तो क्या है? गुणसूत्रीय जाल। क्या है? गुणसूत्रीय जाल। अब इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियो प्लाज्मा। और इसके अलावा एक भुट्टे जैसी संरचना, इसे बोलते हैं सेंट्रोसोम, हिंदी में बोलते हैं तारक काय। ओके, ये अवस्था कौन सी है? इंटरफेस। इंटरफेस कौन सी अवस्था है? इंटरफेस। पहली अवस्था का नाम क्या है? इंटरफेस। अब देखो यहां से विभाजन प्रारंभ नहीं होता, यहां कोशिका विराम कर रही होती, जैसे आप समझो। हाँ, स्कूल जैसा नहीं समझ में आएगा तो स्कूल जैसे ही पढ़ाना पड़ेगा ना बेटा। आ जाओ इधर। इंटरफेस अवस्था। इंटरफेस में क्या होता है? कोशिका आराम कर रही होती है। कोशिका आराम क्यों कर रही होती है? क्योंकि कोशिका, जैसे आपको कहीं बाहर जाना होता है तो आप सारे काम, मान लीजिए आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, तो छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? तो कोशिका में जितने भी काम चल रहे होते हैं वो कोशिका को क्या कर देती है? विराम कर देती है ना। बेटा मैंने इनमें आधे से ज्यादा ऑर्गन के नाम इसलिए नहीं लिखे हैं कि वो अभी हमारे किसी काम के नहीं है, इसलिए मैंने वो नाम नहीं लिखे। ओके, दूसरी, अब यहां पर दूसरी अवस्था कौन सी आती है ना? प्रोफेस। 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 पहला प्रश्न ही आपसे पूछते हैं कि विभाजन कहां से प्रारंभ होता है? सेल डिवीजन कहां से स्टार्ट होता है? प्रोफेस से। प्रश्न ध्यान रखना, प्रो है ना, यहां से विभाजन प्रारंभ होता है। अब देखो यहां पर मैं सेल बनाऊंगा, है ना। इस सेल को अभी मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, और हम बना भी आराम से पाए, फिर छोटा कर देंगे। यहां से क्या होता है? पहला पॉइंट, विभाजन प्रारंभ होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है।
दूसरा पॉइंट, विभाजन जैसे ही प्रारंभ होता है तो कोशिका के अंदर जितना भी द्रव होता है वो सारा चले जाता है। कंप्यूटर की क्लास नहीं होगी आपकी आज, सर गए हैं रक्षाबंधन मनाने घर, ठीक है। चलिए, इसके अंदर होता है केंद्रक, तो यहां पे होता है कोशिका का निर्जलीकरण। क्या होता है? निर्जलीकरण, डी हाइड्रेटेड, है ना। सेल क्या हो जाती है? डिहाइड्रेटेड हो जाती है। मतलब कि क्या अभी कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य था, केंद्रक द्रव्य था, वो गायब हो जाएंगे। कि सर इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा बेटा ये होता है ना, कि ये जो हमारी सेल थी इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना शुरू हो जाती। तीसरा पॉइंट, केंद्रक झिल्ली लुप्त होने लगती है, ये गायब होने लगती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पंद्रह मिनट इनविजिबल हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? इनविजिबल हो जाती है, ये लुप्त होने लगती है। ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन वो पूछते हैं ना मेटाफेज की अवस्था क्या होती है, ये क्या होती है। तो देखो, सीधा प्रश्न याद करने से अच्छा है आप समझ लो इसको एक बार। हाँ, जिनको ऐसा लगता है कि उनका समय हो चुका है, बेटा आप बाद में देख लीजिएगा, आप चले जाइए। ओके, कोई आवश्यकता नहीं है बनाने की, आप सिर्फ समझ लो कि होता क्या है। एक भी डायग्राम नहीं बनाना आपको। ओके, देखो यहां, अब इसके अंदर जो केंद्रिका थी, है ना, यहां पे मैंने पढ़ाई थी केंद्रिका न्यूक्लियोलस। अब ये केंद्रिका गायब हो जाती। चौथा पॉइंट, कौन सा पॉइंट? चौथा, केंद्रिका गायब हो जाती। ये प्रश्न बहुत आता है, केंद्रिका लुप्त हो जाती है। न्यूक्लियोलस इनविजिबल हो जाता है। जैसे आपके दोस्त नहीं होते, जैसे मान लीजिए आपका झगड़ा हो गया किसी के साथ, आप तीन दोस्त हो, एक तुरंत गायब। तो ये प्रश्न पूछते हैं कि सेल डिवीजन के समय, कोशिका विभाजन के समय कौन गायब हो जाता है? तो कौन गायब हो जाता है? केंद्रिका न्यूक्लियोलस। ध्यान रखना, ये वो दोस्त है आपका जो झगड़े के समय गायब हो जाता है। ओके, एक बार थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठिए बेटा, मैं इन छह को एक साथ समझाऊंगा आपको कि क्या होता है। अगली अवस्था, इसमें क्या होता है? अभी यहां पर इस अवस्था में आप ये देख पा रहे थे, है ना, इस अवस्था में आप ये देख पा रहे थे, यहां देखना कि यहां पर ये केंद्रिका थी, इस अवस्था में गायब हो गई। यहां पे केंद्रक झिल्ली पूरी थी, यहां लुप्त होना शुरू हो गई, है ना। ये जो सेंट्रोसोम यहां पूरा दिख रहा था, ये सेंट्रोसोम यहां आकर के क्या कहलाने लगता है? तो ये सेंट्रोसोम यहां पर दो भाग में टूट जाता है। कितने भाग में? है ना। और नंबर 5 का पॉइंट बनेगा सेंट्रीओल। सेंट्रीओल ध्रुव पर जाने लगते हैं। कहां जाने लगते हैं? पोलर की साइड में। देखो, एक पोलर नीचे होता है, एक ऊपर होता है। ये समझ में आया, है ना। ये चीज समझना। फिर तीसरा पॉइंट आता है मेटाफेस। कौन सा आता है? मेटाफेस। और यहां पे जो गुणसूत्र होते हैं ना, वो टूटने लग जाते हैं। अब देखो, आपने धागा देखा होगा, अगर धागे को गीला कर लो तो क्या धागा सही से दिखता है? नहीं दिखता। लेकिन वो अगर धागा सूख जाए, वो गट्टी सूख जाए धागे की, तो वो क्लीन दिखती है पूरी। तो इसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र पहली बार कहां दिखाई देते हैं, ये प्रश्न आता है। तो गुणसूत्र, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, फिर बोलोगे सर रेड दिखता नहीं। 2 मिनट, यहां गुणसूत्र दिखाई देते हैं। यह प्रश्न आपसे एग्जाम में कितनी बार आया? और आपसे पूछते हैं ना गुणसूत्र कहां दिखाई देते हैं, आप बोलते हो केंद्रक में दिखते हैं। नहीं दिखते। यहां देखो मैंने क्या लिखा है, गुणसूत्रीय जाल। गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं? क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं? ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम में आता है बेटा। गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं, प्रश्न कितनी एग्जाम में आया। कब दिखाई देता है? पॉइंट ध्यान रख लेना, हमेशा आंसर होगा सेल डिवीजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, यही आंसर होगा। और ये हमारे 5 के बाद छठे नंबर का पॉइंट था। ओके, अगली अवस्था पढ़ा रहा हूं मेटाफेज। हिंदी में क्या बोल देंगे?
मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है, यहां जो केंद्रक झिल्ली होती है ना, ये पूरी चली जाती है। ये सेल हो गई हमारी, और इस सेल में जो हमारे सेंट्रियोल थे, ये जो सेंट्रियोल हैं ये पोलर पे पहुंच जाते हैं। जैसे एक यहां आ गया, एक यहां आ गया। अब इन सेंट्रियोल से एक एक धागे निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एक एक धागे, ये इस तरह से, और ये गुणसूत्र से जाके जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं? ये गुणसूत्र से जाके जुड़ जाएंगे, है ना। ये गुणसूत्र से जाकर के जुड़ जाते हैं। ये इस तरह से। अब ये गुणसूत्र से जुड़ गए, लेकिन गुणसूत्र के किस हिस्से से ये जुड़ते हैं, ये प्रश्न आता है। तो मैंने आपको याद हो तो बताया था, गुणसूत्र दो भागों में टूटता है, और दो भागों में टूटने के लिए कौन काम करता है? तो याद करो, मैंने आपको बताया भी था, सेंट्रोमियर। तो ये गुणसूत्र के बीच वाला भाग क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, है ना। ये नहीं आएगा, सेंट्रोमियर क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। अब देखो यहां क्या होगा, अब यहां से जो मेटाफेज का सबसे प्यारा प्रश्न आता है ना, वो ये आता है कि गुणसूत्र एकदम स्पष्ट कहां दिखा। देखो यहां पे दिख रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं दिख रहे जितने यहां अच्छा दिख रहे हैं। तो एकदम स्पष्ट, पहला प्रश्न तो ये। दूसरा है ना, कि गुणसूत्र स्पष्ट दिखते हैं। क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल। गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो क्रोमोसोम होंगे वो क्लियर दिखते हैं। ये चीज होती है। अब देखो मैं वापस इन तीनों अवस्थाओं को एक साथ समझाने का प्रयास करता हूं। है ना। देखो नंबर एक पर मैंने जो आपको अवस्था पढ़ाई वो प्रोफेज है। इस अवस्था में क्या होता है, जो कोशिका होती है वो विराम कर रही होती है, कोई काम नहीं होता। विभाजन जो वास्तविक शुरू होता है वो प्रोफेज से होता है। कहां से होता है? प्रोफेज अवस्था से होता है। तो विभाजन प्रारंभ कहां से होता है? प्रोफेज से। गुणसूत्र कहां दिखाई देते हैं पहली बार? तो प्रोफेज में दिखाई देते हैं। केंद्रक झिल्ली लुप्त होने लग जाती है, कोशिका का जो द्रव्य होता है वो चला जाता है, मतलब कोशिका का निर्जलीकरण हो जाता है। इसके अलावा केंद्रिका लुप्त हो जाती है। ये सारी चीजें। चलिए, मेटाफेज में गुणसूत्र स्पष्ट दिखने लगते हैं, है ना। चौथी अवस्था, इसका जो प्रश्न सबसे ज्यादा आता है वो ये आता है कि सबसे छोटी अवस्था विभाजन की कौन सी होती है? एनाफेज। बायोलॉजी के कुछ टॉपिक सबसे टफ होते हैं बेटा। एक होता है संघ, मतलब फाइलम, है ना। दूसरा होता है सेल डिवीजन, और तीसरा होता है टिश्यू। मैं बायोलॉजी का आपको सबसे टफ टॉपिक पढ़ा रहा हूं। तो देखो, जो सेकंड नंबर पे पूरी बायोलॉजी में सबसे टफ माना जाता है, आप उसे इतनी आसानी से अपने अंदर उतार लोगे तो पॉसिबल है ही नहीं ना। आ जाओ, यहां पे क्या होता है, ये जो सेल हो गई, ये क्या करती है, अब यहां पे गुणसूत्र में खिंचाव होता है, ये तो ये खींचते हैं तो ये अलग हो जाएंगे, तो गुणसूत्र में यहां खिंचाव होने लगता है ना। तो ये गुणसूत्र हो जाते हैं अलग, टूट कर क्या हो जाते हैं, टूट कर अलग हो जाते हैं। तो ये किस तरह से दिखाई देंगे, ये गुणसूत्र कुछ इस तरह से फिर दिखाई देते हैं, है ना। ये टूट कर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब ये टूट कर अलग हो जाते हैं तो कुछ गुणसूत्र ऊपर जाने लगते हैं, है ना, और कुछ गुणसूत्र क्या होते हैं, नीचे जाने लगते हैं। ये वाले नीचे जाएंगे और बाकी वाले ऊपर आएंगे। अगली आती है टीलोफेज। टीलोफेज, टीलोफेज किसकी उल्टी होती है, प्रोफेज की। जो काम यहां हुआ उसका उल्टा काम होता है, और यहां कोशिका ऐसे आठ के आकार का स्ट्रक्चर ले लेती है। मतलब यहां कोशिका झिल्ली का निर्माण शुरू हो जाएगा, विपरीत
होती है प्रोफेस के। तो जितने पॉइंट ऊपर लिखे ना बेटा, वो सारे के सारे पॉइंट यहां आ जाएंगे। किसकी उल्टी होती है? प्रोफेस की। जैसे यहां पे क्या हुआ था, विभाजन प्रारंभ हुआ था, यहां पे विभाजन बंद होने लग जाएगा। यहां कोशिका का निर्जलीकरण हुआ था, यहां पानी वापस से आने लग जाएगा। यहाँ केंद्रक झिल्ली लुप्त हुई थी, यहां देखो ये बनने लग गई धीरे धीरे, है ना। यहां पर केंद्रिका लुप्त हुई थी, यहाँ केंद्रिका वापस आ जाएगी। यहां पर और क्या हुआ था, सेंट्रियोल ध्रुवों पर जाने लगे थे, यहाँ सेंट्रियोल वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारे काम, यहाँ गुणसूत्र दिखाई देने लगे थे, यहाँ पानी आ गया तो वापस से दिखाई नहीं देंगे। पॉइंट समझ में आया? तो जो काम है ना, ये किसकी विपरीत होती है? प्रोफेस की। तो ये एक दूसरे की उल्टी होती है। अब इसके बाद आता है छठी अवस्था, ये पांचवी अवस्था है। यहां पे एक प्रश्न ये आता है सबसे छोटी, यहां के प्रश्न मैं लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूं हाथों से। पहला, सबसे छोटी अवस्था। ठीक। और दूसरा प्रश्न आता है कोशिका द्रव्य का विभाजन प्रारंभ होता है। यहां से कोशिका द्रव्य का विभाजन प्रारंभ होता है। अभी गुणसूत्र गुणसूत्र कर रहे थे, अब यहां से सेल डिवीजन, यहां कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा। और एक प्रश्न और पूछते हैं यहां से कि संतति अर्ध गुणसूत्र कहां बनते हैं? यहां तो लिखने में नहीं आएगा, मैं इसको यहां नीचे लिख देता हूं, है ना। तीसरा पॉइंट, संतति अर्धगुणसूत्र का निर्माण। अब बेटा संतति अर्धगुणसूत्र का निर्माण हुआ है, मतलब अर्धगुण गुणसूत्र की संख्या आदि नहीं हुई, संतति अर्धगुणसूत्र हुए, मतलब गुणसूत्र टूटा है, संख्या आदि नहीं हुई है। संख्या 46 थी और अभी भी 46 ही है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और अगली अवस्था छठी आती है ना, उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। तो यहां बस कुछ नहीं, इसके समान दो कोशिकाएं बन जाती है। तो दो कोशिका का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ टू सेल। जो गुणसूत्र की संख्या इसमें जितनी थी उतनी भी यहां होती है, मतलब यहां 46 थी तो यहां भी कितनी होती है? 46। चलो, इसमें फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कल पूछिएगा, मैं कल इसको एक बार और समझा दूंगा, रिकॉल करवा दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बेटा हर चीज आपको, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, मैंने एक स्लाइड दे रखी है, इसमें आप देखिएगा सारे जो पॉइंट्स हैं वो इंग्लिश में है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो फिर भी मुझसे आप पूछ लीजिएगा। ओके, अब क्लास को एंड करते हैं, कल मुलाकात करेंगे। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।